हमने मैंने क्विज भी दिया था ना कल रात को, क्विज दिया था मैंने, तो देर से दिया था तो क्या मतलब लेटे लेटे कर लेते उसको, सो जाते मैंने कितने यार, इतना भी लेट नहीं है तुम लोग, कौन सा 10 बजे सो जाते हो? तो वही खाओ अपनी माँ की कसम, तुम 10 बजे सो गई थी। हाँ वही, तो फिर मतलब ये क्या बात हुई कि सर हम तो मतलब मेजॉरिटी नहीं अपनी बात करो। क्विज मैंने दिया 11 बजे, 1:28 पे दिया है। तो यार जब मैं तुम लोगों के लिए जाग सकता हूँ तो तुम क्विज के लिए भी नहीं जाग सकते। अच्छा इस भंगी का सबसे पहले सीन आया था, उसके कुछ हो गया था ये। हाँ तो तुम देखा नहीं था उसको? अच्छा जब देखें एक बच्ची कह रही है सर मैंने सुबह करके भेजा है, अब्बास कह रहे हैं सर 12 बजे सो गया था मैं। ओके जी। अच्छा भाई राफे कह रहे हैं सर आपको पैसे मिलते हैं इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं। बेटा मैं तुम्हें पास करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें पैसे मिले। सही है जी। तो तुम्हारी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो तुम्हारे लिए ना यार, मुझे कौन सा क्विज करवाने के एडिशनल पैसे मिल रहे हैं? नहीं मेरे लिए अगर ये मटीरियलिस्टिक चीजें होती तो मैं आज पाकिस्तान में नहीं होता, मैं बाहर चला जाऊंगा ऐसी जॉब के लिए, या बाकी वेंचर्स हैं मेरे पास। इट्स नॉट नेसेसरी मेरे लिए, नेसेसरी ये है कि तुम पास हो जाओ वो भी लॉजिक्स के साथ। सही है जी। तो ये है मेरी जिंदगी का मकसद। अल्लाह करे आपको भी आपकी जिंदगी का मकसद समझ आ जाए, क्योंकि मुझे मजा आता है जब बच्चा ये कहता है कि थैंक यू सो मच सर मैं पास हो गया। ये है। तो खैर ये अलग डिबेट है कि मेरे एम क्या है, मेरा विजन क्या है। आपका विजन अभी सिर्फ क्या है, क्वालिफाई होना। और क्वालिफाई ऐसे मरियल हालत में नहीं होते, जुनून में होते हैं। सही है जी। क्विज देखा चल भाई यार उठ के क्विज किया तो सो गए, ये जुनून होना चाहिए। सुबह उठे, सुबह को तुम लोगों ने नशे में देखा नहीं था क्विज आया हुआ है? अच्छा 10:15 उठे थे, उठती हैं आ गया सीधा सीधा। चलो जी गुड है। चलो खैर उसको कर लेना क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक फाइल जमा होता जा रहा है। आई थिंक छठा कोर्स था ना ये मेरा, ऐसे ही जमा होते जाएंगे। अभी आखिर में देखेंगे कितने हो जाते हैं। मेरा टारगेट ये है 200 से ऊपर लेके जाऊंगा उसको। सही है जी। और ये हमेशा रहेंगे आपके पास जब तक आप कैफ ये अपना 5 क्लियर नहीं करते इस अटेम्प्ट के अंदर। इस अटेम्प्ट को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है। सही है जी। अच्छा भाई हमने डेट सिक्योरिटीज को शुरू किया था, और डेट सिक्योरिटीज के अंदर हमने कहा था 3 तरीके के मॉडल हैं। पहला अमोर्टाइज कॉस्ट, दूसरा ओसीआई, तीसरा पीएनएल। अच्छा अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब समझ आ गया कि एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल इनकम अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें ये बात समझ आती है सर। और फिर हमने ये कहा था कि भाई अब एक आखिर रिकॉल कर लो मेरे लिए मोहब्बत में, बस इधर सुनो। मैं जैसे जैसे बोलूंगा आपने वैसे वैसे जवाब देना है। अगर मैं ये कहूं कि मेरी रिडम्पशन डिस्काउंट पे होगी तो इसकी डे 1 पे क्या अकाउंटिंग होगी? कुछ भी नहीं। हाँ भाई ऑनलाइन वालों क्या कहते हो, अगर मेरी रिडम्पशन डिस्काउंट पे होगी तो डे 1 पे कुछ भी अकाउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि आप सबका ये मानना है कि वो फेस वैल्यू के अंदर प्राइस ऑलरेडी शामिल होगी। उल्टा उसमें से कुछ अमाउंट को क्या होना है, एक्सपेंस आउट होना है। तो क्या ये एक्सपेंस आउट आप करेंगे या आईआरआर? तो इससे आपकी ओवर द पीरियड इनकम, इनकम कम होने का मतलब ही यही है कि वो एक्सपेंस आउट हो रहा है और वो इनकम के अंदर नेट हो रहा है। वेरी गुड, आगे सुने। फिर मुझे एक और बात समझाएं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरी रिडम्पशन एट प्रीमियम है, यानी आखिर में पैसे मुझे मिलेंगे, ये बात आपने याद रखनी है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है, तो रिडम्पशन एट प्रीमियम को मैं डे 1 पे अकाउंट फॉर करूंगा? रीजन सर वो जो एडिशनल इनकम है वो रिकॉर्ड होगी ओवर द पीरियड, और वो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती रहेगी, और इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराने के लिए आपने इनकम ज्यादा बुक करनी है, वो आईआरआर के अंदर शामिल होगा। यानी सर सिंपल क्यों नहीं कहते अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए कि रिडम्पशन वाला प्रीमियम, रिडम्पशन वाला डिस्काउंट डे 1 पे अकाउंट फॉर नहीं होता। यहां तक बात क्लियर है? हमने इस कॉन्सेप्ट को साइड में लगा दिया। दूसरी चीज मैं अगेन एंड अगेन रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि बस ये भूलो नहीं। आखिरी चीज मैंने कहा अगर मैंने डे 1 पे प्रीमियम दिया है तो क्या ये डे 1 पे अकाउंट फॉर होगा? अगर मैंने प्रीमियम दिया है तो क्या ये डे 1 पे अकाउंट फॉर होगा? क्यों? क्योंकि अभी हमारी जेब से जा रहा है और वो फेस वैल्यू के अंदर शामिल
तो हम ऐड करके पैसे देंगे ना, पर रिटर्न किस पे मिलेगा? फेयर वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे, क्योंकि ये उसके नाम के पैसे हैं, इसके ऊपर वो रिटर्न। अच्छा खुद दिमाग लगाओ, आज आपने पैसे दिए हैं ज्यादा और ये आपको वापस नहीं मिलेंगे, तो आज तो कैपिटलाइज हो गए ना, अब इसको एक्सपेंस आउट होना है ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप इसको किसके अंदर इंक्लूड कर देंगे? आईआरआर के अंदर। आईआरआर कम होगा तो टेक्निकली इनकम कम होगी, इनकम कम होगी का मतलब ये कि आपने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया किसके अंदर? आईआरआर के अंदर। यहाँ पे क्लैरिटी है? आगे फिर मैंने एक और चीज सिखाई आप लोगों को, मैंने कहा अगर डे 1 पे आपको एक चीज डिस्काउंट पे मिली है तो क्या आप इसको अकाउंट फॉर करेंगे? लेस करेंगे? हाँ या नहीं? रीजन बताओ लेस करने का। क्योंकि फेस वैल्यू के अंदर शामिल है, जबकि वो मुझसे इसके पैसे, वेरी गुड यार। अच्छा खुद सोचो, मुझसे पैसे चार्ज नहीं कर रहा बट मुझे आखिर में पैसे ज्यादा देगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो आखिर में पैसे ज्यादा मिलेंगे टेक्निकली ये मेरी इनकम है, पर ये इनकम डे 1 पे रिकॉर्ड करनी है, वो भी आईआरआर के जरिए। तो यानी आपने होल एंड सोल सीख लिया कि डे 1 पे क्या करना है और आखिर में क्या होना है। इस चीज में क्लैरिटी आ गई? आगे चलते हैं जी। पर एक चीज याद रखना, मैंने आपको अब तक ये नहीं सिखाया कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल पे कब आएंगे, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे कब आएंगे और पीएनएल पे कब आएंगे, ये मैंने अभी सिखाया। पहले हम अकाउंटिंग खेल रहे हैं, तो सिंपल बता दूंगा, ये होगा तो यहाँ जाना, ये होगा तो यहाँ जाना। आज अपने पास हेडिंग डालने डेट सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा जी, अब एक सवाल बनाया मैंने जिसके अंदर मैंने तीनों मॉडल रखे हैं ताकि आप कंपेयर कर सकें। मैंने तीनों मॉडल रखे हैं ताकि आप कंपेयर कर सकें। मैं सवाल को रीड करने लगा हूं। कंपनी एक्वायर्ड 10,000 बॉन्ड्स of ₹28 each at a premium of ₹2 per bond। ये 28 क्या है? फेस वैल्यू। ₹2 क्या है? तो फेयर वैल्यू कितनी? 30। क्या ये ₹2 को डे 1 पे अकाउंट फॉर करोगे? वेरी गुड। आगे सुनो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड बाय द कंपनी अमाउंटिंग टू ₹2000, ऐसा ही है। आगे रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड ऑन दिसंबर 31 एट पार वैल्यू। अच्छा इस सवाल में क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कितनी एडिशनल कॉस्ट आपने पे की है? एक प्रीमियम, दोनों डे 1 पे कैपिटलाइज हो जाएंगे और उसी टाइम एक्सपेंस आउट भी हो जाएंगे आईआरआर के जरिए। अच्छा इस सवाल में आपका क्या कहना है, कूपन रेट ज्यादा होगा आईआरआर? ऐसा ही होना चाहिए। वो रेट दे रहा है 10% का, और पहली रिक्वायरमेंट रीड कर रहा हूं मैं, पहली रिक्वायरमेंट, रिकॉर्ड द अबव इन्वेस्टमेंट एज इन्वेस्टमेंट एट assuming that IRR of the investment is। किसी को भी देखो, ये वो चीजें हैं जब फर्म में जाओगे ना, पार्टनर पूछेगा यार एक्चुअल रिटर्न क्या है, कोई बेवकूफ होगा 10% बोल देगा। एक्चुअल रिटर्न कितना है? ड्यू टू 2 थिंग्स, एडिशनल कॉस्ट। कौन कौन सी है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट और प्रीमियम। अच्छा आप एक चीज, अच्छा फेस से कैमरे का फोकस खराब हो रहा है जानी, पहले इसको तो देख ले, उसको भी मतलब मुझे भी देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 21 है, पहली रिक्वायरमेंट प्लीज मुझे आप करके दे दें क्योंकि आपको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आता है। जल्दी से इसी को हम किससे सॉल्व करेंगे? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से। अब एक और चीज सुनो जल्दी, जब आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के मॉडल पे हैं तो मुझे खाली आप एक बात समझा सकते हैं, क्या फेयर वैल्यू को हर साल की कंसिडर करूंगा या इग्नोर करूंगा? रीजन, आपका मॉडल फेयर वैल्यू कब कंसिडर होगी? जब फेयर वैल्यू मॉडल पे होंगे। तो पहला केस करके दिखा दें अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। जोएब अब सही हो गया कैमरा? जानी नहीं हुआ सही जी, ये फोकस अब सही हो गया। अच्छा भाई सबसे पहले तो आप ये बता दें मुझे कि हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से। हमने कहा था सबसे पहले आप ये बता दें कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 280। अच्छा भाई आपने प्रीमियम पे किया है
ये आ गई आपकी फेयर वैल्यू। सर आपने कहा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? आपने सर डे 1 पे एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, यह आ गया 302, ये आ गया जी आपके पास डे 1 की एंट्री। अब सर आपने कहा कि भाई ओपनिंग, बल्कि इसको यहाँ लिखते हैं, ओपनिंग ये कौन से ईयर में परचेज की गई है भाई? 2020। हमने कहा कि सर 2020 में आपने 302,000, इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट बुक किया होगा 7.00, कितने परसेंट से कितना आया? 21157। अच्छा, आपने जो पैसे रिसीव किए होंगे वो कितने हैं क्लोजिंग? हमने कहा सर हम 2021 पे आ गए, ये आ गया 295,157, 207, ये आ गया आपके पास 28,000 रुपये क्लोजिंग, 287,835, ये आ गया भाई 287,835 2000, ये आ गया हमारे पास 20165। यही है भाई। अच्छा, हमने यहाँ पे कुछ एंट्रीज बनाई होंगी ऑनवर्ड्स के लिए, प्लीज देखिएगा इधर। हमने 2020 में एक एंट्री बनाई होगी, कैश आया होगा, इंटरेस्ट इनकम होगी और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई होगी। हमने कहा सर ये यही सीन 3 साल चला होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हमने कहा भाई 2021। अच्छा भाई, कैश कितना? ये भी 28 आएगा, ये भी 28 आएगा भाई, और ये भी 28। हमने कहा इनकम भी हमें पता 21157, ये आ गया 20678, और ये आ गया 20165। पहले में इन्वेस्टमेंट 684373 और 7835। अच्छा जी सर, अब यहाँ पे इसको हम जरा हाईलाइट करते हैं और सर इसको हाईलाइट करके लिखते हैं, ये है अमोर्टाइजेशन। कौन से साल की थी? 2020 की। ये है अमोर्टाइजेशन 2021 की, और ये है हमारी अमोर्टाइजेशन 2022 की। ये 3 सालों में अमोर्टाइज होते होते यहां तक पहुंच गया। क्या हम कह सकते हैं मेरे पहले साल की बैलेंस शीट में ये आ रहा होगा, दूसरे साल की बैलेंस शीट में, और तीसरे साल की बैलेंस शीट के आखिर में अगर पैसे नहीं आए तो ये आना होगा। हमने कौन से मॉडल से किया इसको? अमोर्टाइज कॉस्ट से। अच्छा जी, पर अब मैं आपको हल्की फुल्की दुनिया चेंज कर रहा हूं, अब मैं लेके जा रहा हूं आपको इसी चीज की सिक्योरिटी को किस पे?
फेयर वैल्यू मॉडल पे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। पर मैंने अभी ये नहीं सिखाया कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे कब आता है, पहले अकाउंटिंग सीखते हैं फिर मैकेनिक्स सीख लेंगे उसके आगे। एक पहले तो एक फ्रेमवर्क बताता हूँ, सारे काम बंद अभी, और पहले तुमने सुननी है अच्छे से चीज मेरे लिए। अगर मैं कंपेयर करूं उसको पीपी से, तो अगर मैंने लेट से 100 रुपए का पीपी एक्वायर किया, इसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन बुक की कितने की, मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी 80। यार बहुत सुकून से बात समझना, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो मैं कर करके आपको लिंक कर दूंगा फेयर वैल्यू मॉडल से। इधर क्या मैं कह सकता हूं, अगर मेरा कॉस्ट मॉडल होता तो मेरा पीपी यहां पे रुक जाता। अगर मेरा कॉस्ट मॉडल होता तो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आईए 16 में मेरी बैलेंस शीट पे कितने पे आ रहा होता, 80 पे। बट मैं कह रहा हूं अगर आपका फेयर वैल्यू मॉडल है और वो फेयर वैल्यू 120 की है, तो आप यहां से उठ के तो 40 रुपए का आप क्या बुक करते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस। पर समझने की बात ये है कि सर आप ये क्यों पीपी की एग्जांपल दे रहे हैं, समझा ये रहा हूं कि आपको फेयर वैल्यूएशन, ये बात नहीं समझ आया तो पूछ लेना, फेयर वैल्यूएशन करने के लिए कैरिंग अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो दुनिया का कोई भी एसेट हो। भाई अगर मुझे अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, कोई भी एसेट हो, मैंने पीपी की एग्जांपल दी आसान बनाने के लिए, तो पहले ये तो देखूं अभी कितने पे मौजूद है। अभी कितने पे मौजूद है वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैरिंग अमाउंट। वापस सुने, क्या मैं कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी एसेट हो अगर मैंने फेयर वैल्यू मॉडल पर रखा हुआ हो, तो सबसे पहले ये तो देखो अभी कितने पे कैरी हो रहा है, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैरिंग अमाउंट। इन एनी केस आपको फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करने के लिए किसी भी एसेट की पहले क्या चाहिए, कैरिंग अमाउंट। जैसे पीपी की कैरिंग अमाउंट यहाँ पे कितनी थी, 80। अगर मेरे पास चलो फेयर वैल्यू है भी, फेयर वैल्यू है भी, इसको कंपेयर किससे करूं, कैरिंग अमाउंट से। भाई फेयर वैल्यू होना अकाउंटिंग नहीं हो सकती, फेयर वैल्यू के साथ साथ क्या चाहिए, अगर कैरिंग अमाउंट होगी, डब्ल्यूडीवी होगी, तब मैं कंपेयर करके उसको किस पे लेके जाऊंगा, फेयर वैल्यू पे। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि अभी अगर प्लीज सुनिएगा, मैं एक मॉडल का यहाँ पे नाम लिखूं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, मतलब ये है इस मॉडल का कि मैं रखूंगा किस पे, फेयर वैल्यू पे। चेंजेस कहां से लेके जाऊंगा, ओसीआई से। बट भाई मुझे एक और बात तो बताओ, इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखने के लिए आपको इस डेट सिक्योरिटी की हर साल के आखिर में क्या चाहिए होगी, कैरिंग अमाउंट। यहाँ तक क्लियर हो। अच्छा जी सर, हमने यहाँ तक लिंक किया इसको, मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी साथ नहीं दे रही, 1 मिनट, अब साथ दे दिया। हमने इसको कॉपी किया, सर आप कॉपी नहीं कर सकते, आपने वापस लिखना होगा। बहुत सुकून से समझिएगा। अब कहानी बिल्कुल चेंज करते हैं। मैं जानबूझ के सवाल बनाया इसका ताकि मैं आपसे लिंक करवा सकूं। ये तो देखिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि फेयर वैल्यू पे रखने वाली बात तो साल के आखिर की है, नहीं बात समझ, फेयर वैल्यू पे कब रखूंगा, साल के आखिर में। तो क्या डे 1 के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, क्या मैं ये कहूंगा फेस वैल्यू ये नहीं है, क्या मैं ये कहूंगा प्रीमियम नहीं दिया, क्या मैं ये कहूंगा फेयर वैल्यू ये नहीं है, क्या मैं ये कहूंगा कि मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे नहीं की, मैं तो यही कहूंगा। इन एनी केस कोई भी मॉडल हो, चाहे अब देखो यहाँ पे अब चीजें आएंगी, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट हो या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं आईएफआरएस की, इनिशियल रिकॉग्निशन होगी
फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यहां पे भी क्या लिखेंगे, फेयर वैल्यू प्लस, पहले बताओ फेयर वैल्यू टू ओसीआई में पहला वाला चक्कर समझ आया कि इनिशियल रिकॉग्निशन पहले भी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होती थी, अब भी कितने पे होगी, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यहां तक कोई पंगा, प्लीज सिर्फ यहां तक कॉपी करो, सिर्फ ये वापस से, मैं इसकी कोई वजह है इसलिए कह रहा हूं कि वापस से कॉपी करो, हेडिंग डाल के। आप याद करें इक्विटी सिक्योरिटीज में, इक्विटी सिक्योरिटी में, पहले सुनो मेरी बात, इक्विटी सिक्योरिटी में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती थी, कैपिटलाइज। यहां पे भी क्या हो रही है, क्योंकि वो कह रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सही है, इधर देखें जल्दी से, सही है जी, ये प्लीज कॉपी करें यहां तक, इनिशियल रिकॉग्निशन तक। अमोटाइज की हेडिंग भी ऐसे आएगी, कैसे आएगी मतलब, अरे नहीं सॉरी, ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी, ये ऐसे आएगा। हो गया जी, स्क्रॉल अप करो। अच्छा अभी हम आ गए थे इनिशियल रिकॉग्निशन पे, हमने बोला भाई डे वन पे चाहे अमोटाइज कॉस्ट हो चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, डे वन होता है, उस पे वैल्यू को कोई फर्क नहीं होगा। हाँ भाई, यहाँ तक कोई पंगा, चले आगे, ओके अब आगे सुनिएगा। सर हमने पहले दिन पे ये एंट्री बना दी, हमारी पहले दिन की अकाउंटिंग हो गई फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। देखो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के मॉडल का मतलब समझो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के मॉडल का मतलब है मैं हर साल के आखिर में इसको किस पे रखूंगा, फेयर वैल्यू पे। तो डे वन पे तो कोई मसला नहीं है ना, डे वन पे तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है। ऊपर वाले केस में मैंने साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट को किस पे रखा हुआ था, अमोटाइज कॉस्ट पे। साथ साथ बोलोगे, ऊपर वाले केस में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस पे रखा हुआ था, अमोटाइज कॉस्ट पे। अब किस पे रखूंगा, पर मेरी एक बात समझें आप, फेयर वैल्यू पे रखने के लिए मुझे साल के आखिर की कैरिंग अमाउंट चाहिए। फेयर वैल्यू पे रखने के लिए साल के आखिर की कैरिंग अमाउंट चाहिए, जो मैंने अभी जिक्र किया, ऐसे तो नहीं किया था। तो मुझे आप एक बात बताएं, कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए पहले जो कुछ अमोर्टाइजेशन है वो करके आखिर तक तो पहुंचूं। तो सर मैंने क्या कहा कि 2020 की मैं एक एंट्री बनाने लगा हूं, कैश कितना आया 28,000 रुपये, इंटरेस्ट इनकम 21157। सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई 6843। सर मैं फिर यहाँ पे ये कह रहा हूं कि ये है अमोर्टाइजेशन कितनी चीजों की, एक प्रीमियम। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ना, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मैंने ज्यादा पे किया था वो दो अमोर्टाइज होके कितना बच गया 295,157। आप चेक भी कर सकते हैं कि 302000 में से अगर मैं ये माइनस करूं तो एग्जैक्ट यही आता है। क्या मैं कह सकता हूं यही क्लोजिंग 295,157 ये मेरी कैरिंग अमाउंट है। आज के पहले मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया था और ये वाली अमाउंट में कहा ले गया था बैलेंस शीट में, फेयर वैल्यू पे क्यों नहीं लेके गया था,
क्योंकि सर लॉजिकल सी बात है, उसमें फेयर वैल्यू मॉडल नहीं था। तो आपका क्या कहना है कि सर यहाँ पे अब मैं फेयर वैल्यू देखूं? हम सर सवाल में गए, हमने कहा कि सर यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 में, साल के आखिर में वैल्यू कितनी चल रही है? 299। पर सर यार ये तो यहाँ पे हमने इसको 295 पे रिकॉर्ड किया हुआ है। इंक्रीज करना है आखिर बार, डेट बन के कह रहा हूँ, पहले क्यों नहीं किया था? तो पहले वाले सवाल में, इससे पहले जो केस किया उसमें भी तो अमोर्टाइजेशन बुक की थी, इसमें क्यों कर रहे हो? कैरिंग अमाउंट निकालेंगे सर। कैरिंग अमाउंट निकालेंगे कैसे? कैरिंग अमाउंट निकालेंगे ऐसे कि जब उसमें से कुछ क्या हो जाए, अमोर्टाइज हो जाए। पीपी के केस में कैरिंग अमाउंट कैसे निकलती है? जब वो डेप्रिशिएट हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो लॉजिक है ना उसके पीछे। अब आगे हमने कहा कि सर आपने यहाँ पे 299,000 अमाउंट दिखा दी, क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास फॉर द ईयर का गेन आ गया कितना? 3843। और सर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एजेड गेन। थ्री एट सही है, सेम कैसे है? पहला सवाल है ना सर। अच्छा भाई इधर हमने कहा कि भाई सर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? 3843 क्रेडिट पीएनएल। क्यों ओसीआई? मॉडल का नाम है सर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। 3843। यहाँ तक गेम समझ आई? प्लीज पहला साल कॉपी करें। इल्मा कह रही है सर कैरिंग अमाउंट और क्लोजिंग सेम ही है, तो साथ ही लिख देते। आपने बिला वजह एक लाइन आया कि अभी आगे कुछ वजह है इसलिए लिखा है मैंने। हाँ बिल्कुल होते हैं आयशा, बट वो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग आप देखेंगे ना, आपके IFRS 9 के पहले पेज पे लिखा हुआ है कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग और फाइनेंशियल एसेट आपकी कोर्स का पार्ट नहीं है। वो फाइनल में आप सीखेंगे, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल होता है उसका। हाँ भाई ये पहला हो गया। अच्छा पहले इतना बता दो सिर्फ, ये तो सर इतने सारे बने और टोटल कर लें बात एक ही है ना? एजेड का ना बनाए और टोटल करें बात एक ही है। नहीं कुछ वजह है, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बहन ऐसी तो है ना। मैं अन्ना कह रही है कि सर ये तो इतने सारे हो गए, एक लाइन में नहीं आ रहे, तो अपनी कॉपी को यूं घुमा लो, उस पर लिख लो। ये तो बहुत टेक्निकल सवाल किया तो तुमने अन्ना। अच्छा भाई ये एंट्रीज देख लें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अमोर्टाइज कॉस्ट वाले मॉडल में और इसमें एंट्री में क्या फर्क है? सिर्फ एक फेयर वैल्यू के एंट्री का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। सही है जी। और पीछे जो पिछली लॉजिक्स है वो मेरे पास है, ये एडिशन हमने यहाँ पे छाप दिया। आगे चलें इसको लेके? अच्छा ये देख लो भाई। हाँ भाई डन।
चलें जी, अब जो मेन चीज शुरू होती है इसकी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की, वो आप देख लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे इन्वेस्टमेंट को नेट करके लिख सकते हैं? कैसे नेट करके लिखेंगे, क्या कह रही हो? मतलब नेट करके कहाँ लिख सकते हैं? अंदाजा लगा लो, तुम उसी को बताने दो कि क्या चाह रही है। 686843 और 3843 को, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर आप नेट कर लोगी कैसे करोगी नेट? नहीं तो अबे नशई, पहले वहां पहुंचने के लिए एंट्री तो बनानी होगी ना यार। हम ना नॉर्मल चीजें तुम लोगों से संभलती नहीं है। तुम बोल रहे हो दोनों को एक ही जगह चिपका दो। सही है, इधर सुनो, अल्लाह की कसम पहले रुक जाओ, इतने चीजें हो जाए फिर एक एंट्री बना देंगे। इधर सुनो, वो जब बेचना सिखाया था तुम्हें, तो बेचते वक्त सिखाया तो बच्चा बोलता है कि सर अलग अलग क्यों नहीं बना रहे? अब जब अलग अलग बनाओ तो बोल लो एक क्यों नहीं बना रहे? देख लो इधर आराम से, जल्दी से। अच्छा भाई जल्दी से मुझे बताओ, अरे भाई जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही होगी? 299,000 इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे ही आ रही होगी। 290 मेरी बैलेंस शीट में 299,000 पे होगी। अच्छा, अगले साल का अरीबा ओपनिंग 299,000, आइडियली सबके दिमाग में यही आया, 299,000 ओपनिंग होना चाहिए। सबके दिमाग में क्या आया? 299,000 ओपनिंग होना चाहिए। बट एक मसला है 299,000 को ओपनिंग रखने में, ये अगर मिस किया ना, ये दिमाग घुमा देगा वरना गेम। बता रहा हूँ, तभी तुम्हारे लिए बेसिक बेसिक करा रहा हूँ, बिल्कुल। ये सुनो, 299,000 में मैं तुम्हें बताऊं दो चीजें हैं, एक आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू और दूसरा ओसीआई का गेन। सर ये तो आप जब तक करके नहीं बताएंगे ना, दिमाग हमारे ऐसे हैं, नहीं समझ आती है हमें बात। 299,000 के दो ब्रेकअप हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू और दूसरा ओसीआई का गेन। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है? 295, और ये कितना है? 38। देखो इन दोनों का सम यही बनता है। बहुत सुकून से तुम्हारे लेवल पे आके सिखा रहा हूं। अगर ये 299,000 को मैंने ओपनिंग रखा ना, तो इसके अंदर जो ये ओसीआई है, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाएगा। नहीं बात समझ आई? देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई 299,000 ओपनिंग रखने में एक मसला है ना, कि अगर मैंने इसको ओपनिंग रखा तो ये जो अमाउंट है इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा इंटरेस्ट इनकम, जो कि अलाउड नहीं है। भाई जब आप ओसीआई का गेन पीएनएल में लेके नहीं जाते तो उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट कैसे लेके जा सकते हो? क्योंकि आपका एग्रीमेंट में जो तय हुआ है वो ये हुआ है कि आपको सिर्फ आईआरआर वाली इनकम मिलेगी, जो कि कहां जाएगी? पीएनएल में। ओसीआई इटसेल्फ और ओसीआई से रिलेटेड चीजें कभी भी पीएनएल में नहीं जाएंगी। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अभी तक क्या ओपनिंग 299,000 रखूंगा? रीजन बताओ इसका। उसके अंदर ओसीआई का गेन शामिल है। अगर मैंने इसको ओपनिंग रख दिया तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा दो चीजों पे, एक असल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और ओसीआई के ऊपर, जो कि अलाउड नहीं है। इसीलिए आईएफआरएस 9 ने ये कहा, इंसान बन के अपनी क्लोजिंग यानी अपने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखना, अपनी अकाउंटिंग को, ये तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर दी मैंने यहाँ पे। आपको आईएफआरएस 9 क्या कह रहा है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाना, अपनी फेयर वैल्यूएशन को। वो मना नहीं कर रहा कि आप फेयर वैल्यू पे नहीं रख सकते, वो बोल रहा है रखो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, बट अपने कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाना, इसको अलग चलाना। अब तुमसे कोई पूछे भाई कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखने का क्यों कहा? ताकि ओसीआई की चीज कोई भी पीएनएल में इंपैक्ट ना करे। पहले बताओ यहां तक बात समझ आई? पक्की बात है? ऑनलाइन जल्दी बता दो, जल्दी से। सही है जोएब, क्लियर है जानी?
पक्की बात है, बेहतरीन हो गया भाई। मोदी वाला जल्दी बता दे, क्लियर है? भंगी एक तो घर पे बैठा हुआ आज तू। सही है। हसान मोती वाला क्या है सर, रिपीट करता है, मैं लेट ही गया था। ओके अच्छा भाई हसान, मुझे एक बात बता, मैंने अरीबा से एक सवाल पूछा कि सर क्या मैं ओपनिंग 299,000 रखूं? अरीबा ने बोला यस, मैंने बोला नो। क्यों मना किया मैंने? इस 299,000 के अंदर कितनी चीजें हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, इंटरेस्ट पीएनएल में सिर्फ किस पे जाना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पे, जो कि एग्री हुआ है ना आपका। अच्छा इसके ओवर एंड अबव क्या है? ओसीआई। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जब उसके ओवर एंड अबव ओसीआई है, अगर 299,000 रखोगे तो इंटरेस्ट आपको चिपकाना पड़ेगा 299,000 पे। तो आपका इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे भी कैलकुलेट हो जाएगा। और ओसीआई जब इटसेल्फ पीएनएल में नहीं जा सकता अभी, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी नहीं जा सकती। तो इसलिए क्या बोला गया, आप फेयर वैल्यू की अकाउंटिंग करें बट अपने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखें और फेयर वैल्यूएशन को। अब वो कैसे करेंगे वो तो अभी सिखा रहा हूँ ना, पहले बताओ ये लॉजिक समझ आई? चलें जी। यानी सर अब दिमाग ये कहता है मेरा कि मैंने यहाँ पे ओपनिंग रखना है 295157, बट यहाँ पे अगर मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाऊं तो मेरी इन्वेस्टमेंट 2020 में इटसेल्फ कितने पे होगी? 299,000 पे। और इक्विटी के अंदर ओसीआई कितना आ रहा होगा? 38। मैं कह रहा हूं देखो ये सिर्फ अकाउंटिंग है, उसकी प्रेजेंटेशन में वो अभी भी किस पे? 299 पे। अब अकाउंटिंग समझ आएगी ना जब आगे करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये जायज बात है कि मैं फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम चार्ज करूं? वो तो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा भाई, वो देखो यूं याद रखो, ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो एडिशनल अकाउंटिंग है, तो वो भी करना है साथ साथ, तो मसले वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि अमोर्टाइज कॉस्ट में जो तुमने इनकम बुक की थी वापस यहीं आ जाएगी। कितनी आई? 20678। हमने कहा पैसे कितने आए क्लोजिंग? 287835। अच्छा क्या ये, यार ये बहुत सुकून से समझना, ये अगर मिस हुआ ना गया ये हाथ से। मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो क्लोजिंग आया है, क्या ये तुम्हारे फाइनेंशियल्स का क्लोजिंग है या कॉन्ट्रैक्ट का क्लोजिंग है? ये बात समझ आए ना तुम्हें? सही है, फाइनेंशियल्स का क्लोजिंग, ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का क्लोजिंग है। तभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को मैंने इधर चुरंगी पे फेंक दिया साइड में, इधर आगे। मैंने कहा सर इसकी आप जरा 2021 में एंट्री बना के दे दें। मैंने कहा सर कैश कितना आया? 28,000 रुपए। इंटरेस्ट इनकम 20678। और हमने कहा 7322। सर क्या ये हमारी अमोर्टाइजेशन है? ऐसा ही है? अच्छा जी नहीं, अभी हम ना सुनना है आपने, पहले बताओ, एक एक स्टेप लेके चलते हैं। पहले बताओ ये बात समझ आ गई, ओपनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला क्यों रखा? कॉन्ट्रैक्ट अलग है, फेयर वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट को अपना चला है, वो एडिशनल अकाउंटिंग करते रहे, कोई मना नहीं है आपको। इधर सुनो, फिर मैंने कहा कि ये क्लोजिंग समझ आ रहा है? ये जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्लोजिंग है या फाइनेंशियल्स का? कॉन्ट्रैक्ट का। फाइनेंशियल्स का क्लोजिंग मैं अभी निकाल के सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे आता है। अच्छा भाई इल्मा कह रही है इसके आगे जो आयात दिए मैं बेटा उसको यूज नहीं करना ना, जो मैं कह रहा हूँ आप पहले वो सुने, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। सही है? इधर अब मुझे एक बात बताओ, कैरिंग अमाउंट तुम्हें नहीं पता कैसे निकालनी है, मैं तुम्हें बताऊंगा। कैरिंग अमाउंट एट 31 दिसंबर 2021 में निकालने लगा हूं। ओपनिंग कितना था? पीपी जब साल के शुरू में होता है वो डेप्रिशिएट भी तो होता है, ये डेप्रिशिएट नहीं होता, ये क्या होता है? कोई मुझे तुम में से ये समझा दे कि दूसरे साल कितना अमोर्टाइज हुआ है? 73। पक्की बात है? तो इस साल उस 299 में से इतना कम हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट वाली अमोर्टाइजेशन थी, तो क्या उसको पार्ट नहीं करूं? करेंगे। हमने कहा कि सर 7322 की हमारी
अमोर्टाइजेशन है, तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 291678। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 291678 की कैरिंग अमाउंट है? 299 क्यों नहीं है कैरिंग अमाउंट? क्योंकि इस साल आप ही लोगों ने एंट्री बना के कुछ अमोर्टाइज किया था, तो क्या 299,000 रहा या उसमें से कुछ कम हो गया? जो कुछ कम हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट की अमोर्टाइजेशन थी, और जो बच गया वो कैरिंग अमाउंट है। इसको यूं भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर उठाओ जल्दी जल्दी, पर जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना है। अभी एक शॉर्टकट है, ओपनिंग लिखें 299, इसमें ये इंटरेस्ट ऐड करें और ये कैश माइनस कर दें। एक मिनट जानी, बात क्लियर है? देखो, कैलकुलेशन के लिए ये यूज करो, कैरिंग अमाउंट के लिए ओपनिंग क्या उठा लेना? 299। बात समझे? वापस से कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करोगे? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यूज करोगे। कैरिंग अमाउंट के लिए फेयर वैल्यू। आप ये देखें, आप यूं अज्यूम करें ओपनिंग था 299, जिस पे सूद कितना कमाया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, फिर पैसे कितने लेके आया? 28,000। तो बचे कितने? 291,678। अज्यूम मैंने किया साल का शुरू कहां से हुआ? 299,000 से जी। फिर वो मतलब फिर वही बात है ना कि तीनों तरीके ही हैं। सही है, चलो जी आगे। भाई अब बताओ, ये बात क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों जल्दी से बता दो यार, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना दिमाग में, इसके आगे गलत सलत चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उसके। तो जल्दी बताओ, क्लियर है? कैरिंग अमाउंट को बता दूं बेटा, मैंने कैरिंग अमाउंट का ये बताया कि इधर सुनो, दूसरी चीज सिखा रहा हूं इधर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा साल यहां से शुरू हुआ होता तो मेरी कैरिंग अमाउंट ये होती? मेरा साल यहां से शुरू हुआ होता तो मेरी कैरिंग अमाउंट वो होती। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, असल में मेरा साल यहां से शुरू हुआ या 299 से? तो आपने यहाँ ओपनिंग क्यों रखा था सर? जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ, वो यही तो कह रहा है आपको कि भाई आप अपनी अकाउंटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखें, फेयर वैल्यूएशन के लिए एडिशनल अकाउंटिंग कर लेते हैं। बात क्लियर है? आयशा और इल्मा जल्दी बता दो, दोनों को बात क्लियर हो गई है? कैरिंग अमाउंट हमें निकालने आ गए। मैं तुम्हारी जगह तो सिंपल क्या करता, ओपनिंग फेयर वैल्यू उठाता, इसमें से ये वाली एंट्री माइनस कर लेता, 7322। मुझे पता इतना ही अमोर्टाइज हुआ है, तो मेरे पास क्या आ जाता? कैरिंग अमाउंट। या तो मैं यूं भी कर सकता हूं, ओपनिंग 299 रखूं, सूद इतना कमाया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, पैसे इतने लेके आया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, बचा कितना? 291,678। यहां तक कोई मसला? अच्छा, क्या मैं इसी को अपनी बैलेंस शीट में ले जाऊं, फेयर वैल्यू पे ले जाऊं? चलें जी, सुनते हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सवाल में गए हम 283,400। अब फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितना? 8278। अच्छा, एजेड पे पिछला गेन पड़ा हुआ था मेरे पास, इतना नुकसान हो गया। अब जमा जो हुआ हुआ है वो लॉस है। कितना? एजेड पे इतना मौजूद है, क्योंकि मेरा इतना लॉस हो गया कि वो पिछले गेन को भी खा गया। अब इक्विटी में नेगेटिव बैलेंस होगा इतने का। अच्छा भाई, हमने इसकी एंट्री बना दी, ओसीआई और इन्वेस्टमेंट। आपने बोला सर ये आ रहा था 8278। इसमें देखें कोई पीएनएल की हिट नहीं है, ओसीआई खत्म हो गया, ओसीआई नेगेटिव हो गया होगा, कोई पीएनएल का चार्ज नहीं है। चलिए जी, यहां तक बात क्लियर है? प्लीज ये लाइन कॉपी करो। हाँ वो भी आ जाता है। ये हो गया कॉपी? एक मिनट खाली ये कर ले, फिर देख लेते हैं एंट्री। इस साल का लॉस है ना, देखो ये तुम्हारे पास पिछला गेन कितना था? 3843, वो बैलेंस पड़ा हुआ था ना। अब इस बैलेंस में से ये इनकम तो रिवर्स हो गई और लॉस बुक हो गया, तुम्हारे पास ओसीआई का बैलेंस कितना आ गया?
नेगेटिव। तुम्हें यहां से ये जब रिवर्स किया तुमने तो तुम्हारे पास ये गेन तो खत्म हो गया ना, अब बचा कितना? तो यहां बचाने के लिए लॉस तो इतना बुक करना होगा ना, सही है? लॉस असल में इतना हुआ जो कि आपके पिछले गेन को भी खा गया और लॉस अब मौजूद है आपके पास। इसको यूं कह सकते हो कि अगर आपने लेट से एग्जांपल है कि आपने कोई 25 रुपए का शेयर खरीदा, सही है, वो 28 का हो गया था, तो गेन कितने का हो गया था? 3 का। अब हुआ ये कि अगले साल वो शेयर हो गया 22 का, तो आप कितने का लॉस बुक करोगे? 6 का। तो पहला 3 भी रिवर्स होगा और बकाया 3 भी रिवर्स होगा, सही है? नेगेटिव आएगा ना, अभी बनाते हैं ना। हाँ, अच्छा अब मुझे बात बता दें सर, अब जब मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा तो जल्दी बता दें इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही होगी? 283। उससे कैरिंग अमाउंट तो कुछ और थी, फेयर वैल्यू मॉडल है। पर सर अब हम जब इक्विटी में आ गए तो ओसीआई का बैलेंस कितना? 4435। पॉजिटिव, नेगेटिव? यानी हम ये बता रहे हैं अपने शेयर होल्डर को, ये जो इन्वेस्टमेंट मौजूद है इसके अंदर इतना लॉस शामिल है। जब गेन होता है तो क्या बता रहे होते हैं? इतना गेन शामिल है, सिंपल है। हाँ भाई, यहां तक कोई सवाल? बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट भी साथ साथ क्लियर हो गया हमें। अगला साल तुम मुझे बखूबी समझा सकते हो। मुझे एक बात बताओ भाई, 2020 में, हाँ जी सुभान मुझे एक बात बता दे, मैं 2022 सॉरी 2022 में सुभान मुझे बताओ कि मैं कौन सी वैल्यू रखूं, 283400 या 291678 2878? तो हम तो उस पे है ना 2834, उसमें लॉस भी है सर, तो वो अलाउड, आपका कॉन्ट्रैक्ट अलग चलेगा और फेयर वैल्यूएशन सीख गए भाई। अच्छा भाई, हमने कहा कि 287835, इसके ऊपर आप इनकम लगा दें 20165 आ गया जी, 28,000 रुपए। क्लोजिंग कितना? 280। आपके सवाल में फेयर वैल्यू कितनी है? 280। अच्छा एक चीज बताता हूँ, सुने, सारे काम बंद पहले सुने, फोकस, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ जो मार्केट में होता है। ये सिक्योरिटी किसी कंपनी ने हमें कितने सालों के लिए दी थी? 3 सालों के लिए। मुझे एक बात बताओ, जब इस सिक्योरिटी की रिडेम्पशन की बारी आ गई है, जब इस सिक्योरिटी की रिडेम्पशन की बारी आ गई है, ये तो मैं पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बता रहा हूँ कि कैसे चलती है, तो देखना प्लीज, फोकस होकर सुनो इस बात को। जब सिक्योरिटी का आखिर वक्त आ गया है, तो क्या मैं ये किसी को, लेट से शुएब की कंपनी है, इसने सिक्योरिटी इशू की हुई थी, अब ये सिक्योरिटी इसने मुझे बेची थी, सही है, कितने सालों के लिए? अब मैं यही सिक्योरिटी किसी और को भी चिपका सकता था। मैं बोलता भाई ये ले सिक्योरिटी, और अब तुम्हें इंटरेस्ट कौन देगा? शुएब देगा। यानी लेट से 1 साल मैंने रखी, बहुत बिल्कुल कहानी समझना है इसको। मैंने कहा शुएब से मैंने सिक्योरिटी कितने सालों के लिए ली? 3। अच्छा, जैसे ही मैंने 1 साल लैप्स हुआ, 1 साल का कूपन इसने मुझे दिया, मैंने 1 साल की अकाउंटिंग कर ली। क्या 1 साल के बाद अगर ये सिक्योरिटी की वैल्यू ज्यादा हो तो क्या मैं किसी और बंदे को चिपका सकता हूँ जिसको बकाया 2 सालों का सूद चाहिए हो? भाई शुएब के पास गया वो बंदा दूसरा, शुएब को बोल रहा है कि यार मुझे सिक्योरिटी इशू कर लो। उसने बोला भाई बस मुझे इतने ही पैसे चाहिए थे, मैं और पैसे नहीं दे रहा, आपको अभी भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। फिर वो शुएब के पास जाएगा, मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा, वो बोलेगा यार ये तुमने इसकी डेट सिक्योरिटी खरीदी ना, मुझे बेच दो। मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, मैंने उसको क्या बेचा? महंगा बेचा, क्योंकि फेयर वैल्यू मार्केट में ज्यादा थी। जैसे ही मैंने उसको सिक्योरिटी चिपका दी, अब ये जो इंटरेस्ट मुझे दे रहा था किसको देगा? उसको देगा। क्यों? मैं बोलूंगा इसका ओनर क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले बताओ, यहां तक कहानी समझ आई?
मुस्तफा यही समझा रहा हूँ, फोकस होकर सुनना। पहले बताओ ये सेल वाली कहानी समझ आई? मैं इसका इन्वेस्टर हूँ। इल्मा बेटा मैं यही समझा रहा हूँ 280 क्यों है, इसके लिए कहानी बना रहा हूँ पूरी, बहुत सुकून से समझना। इधर वापस से मैंने कहा पहली चीज, मैंने कहा कि भाई जब मैं इसके पास गया था एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कितने सालों का एग्रीमेंट हुआ? 3 सालों का। मैंने 1 साल का सूद खा लिया, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर ली। मैंने देखा मार्केट में एक बंदा है जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जबकि ये उसको बेचने को राजी, क्योंकि उसको और पैसे चाहिए नहीं। पर मैंने कहा भाई मुझे पैसे चाहिए। मैंने अपनी सिक्योरिटी उठा के सामने वाले बंदे को सस्ती बेची या महंगी? क्योंकि फेयर वैल्यू, क्योंकि वो बंदा चाह रहा है कि ये सेफ कंपनी है, मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, रिटर्न भी टाइम पे मिलेगा। कितने साल वो रिटर्न खाएगा? और 2 साल। पहले बताओ यहाँ पे बात समझ आई? वो और कितने साल रिटर्न खाएगा? 3 साल क्यों नहीं कह रहे? 1 साल खत्म हो गया ना भाई, 1 साल खत्म हो गया, उसका प्रोजेक्ट ही 3 सालों का है, तो उसने अकॉर्डिंगली पैसे मांगे थे। अब आगे सुने, ये बात मैंने साइड में लगा दी। हुआ ये कि तीसरे साल के आखिर में वो बंदा मेरे पास आया वापस, जिसको मैंने बेचा था। वो बोल रहा दादा ये सिक्योरिटी खरीद रहा है। मैंने गुद्दी पे चमाट मार के भगा दिया उसको। मैंने कहा अबे तेरा क्या दिमाग खराब है? आखिर में तो अब रिडम्पशन की बारी आ गई है। अब वो शुएब जो है, वो जितने भी लोगों से उसने पैसे लिए थे वो सबको क्या करेगा? वापस करेगा। जितने भी लोगों से उसने पैसे लिए थे वो सबको क्या करेगा? और उतने पैसे वापस करेगा जितने इसने एग्री किए थे। इस सवाल के अंदर रिडम्पशन किस वैल्यू पे थी? रिडम्पशन एक पावर वैल्यू का मतलब समझते हैं कि आखिर में, तीसरे साल के आखिर में ये मैक्सिमम लोगों को कितने पैसे देगा? 280। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उसूल है और ये बिजनेस सेंस भी है कि एट द मेच्योरिटी डेट, कौन सी डेट? मेच्योरिटी डेट पे फेयर वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू इक्वल होती है। ये फाइनल की चीज है, बताओ फिर। रिडम्पशन पे फेयर वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है? चलो इसकी एग्जांपल पे ले लेते हैं ना। वो बंदा जो मुझे वापस आया है बेचने के लिए, वो मुझसे बोला 290 में मुझसे खरीद ले। मैं बोलूंगा क्या मैं मतलब पागल हूं? मैं 290 में तुमसे खरीदूं, जबकि अब इसके अंदर कोई गेन का पोटेंशियल क्यों नहीं बचा? गेन का पोटेंशियल भाई अब आखिर वक्त आ गया, अगर वो मुझसे लूंगा, मैं वापस से इसके पास रह जाऊंगा। मैं बोलूंगा चल तेरे को पैसे की नीड है ना, मैक्सिमम उसको कितने दूंगा? 280। इससे कितने ले लूंगा? 280। कहानी क्या हो जाएगी? खत्म। ये एडिशनल गेन का पोटेंशियल कब तक होता है? जब तक मेच्योरिटी। अच्छा अगर मैं कहूँ 4 साल की सिक्योरिटी है, तो क्या पहले साल के आखिर में कुछ एडिशनल गेन का पोटेंशियल होता है? क्योंकि कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिसको आप अपनी सिक्योरिटी चिपका देते हो, और उस बंदे के पास जब ये सिक्योरिटी है, वो कब तक एडिशनल गेन कमा सकता है? अच्छा अगर मेच्योरिटी पे किसी को बेचना चाहे, कोई खरीदेगा नहीं। अल्टीमेटली उसके पास रास्ता क्या है कि वो जाके उसको क्या करा ले? रिडीम करा ले। वो जाके क्या करा ले? रिडीम करा ले। और रिडेम्पशन किस वैल्यू पे होगी? जितनी एग्री हुई थी। तो क्या मैं कह सकता हूं एट मेच्योरिटी, एट रिडेम्पशन डेट, 3 साल के आखिर में मेरी फेयर वैल्यू और मेरी रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगी? कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचेगा। अब बताओ सारे बच्चे, क्या ये बात समझ आई कि आखिर में वैल्यू 280 कैसे है? क्लियर है? देखो इसमें लिख के भी दिया इसने कि दिसंबर 31 पे फेयर वैल्यू कितनी है? 280। और मेरी जो रिडम्पशन वैल्यू वो भी कितनी है? 280। वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की इक्वल हो चुकी है। जी नहीं बेची ना मैंने इसमें। अगर मैं बेच देता तो मेरा ये एडिशनल गेन में रिकॉर्ड कर लेता, ओसीआई से कहां ले जाता? सही है, ये कहानी हो जाती। अब आगे की चोरों की कौन संभालता? जिसको बेचा है। कौन? फिर वो करेगा ना। सुनो इसने भाई ये कह रहे हैं कि यार सुनो, चलो इसका भी प्रूफ करता हूं। इस बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर अब जो आपने सामने वाले को बेचा है, आपकी किताबों से तो ये एसेट निकल गया ना, अब मैं क्यों अमोर्टाइज करूंगा? मेरी बुक्स में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, मेरे पास कैश आ जाएगा। अब अमोर्टाइजेशन कौन करेगा? मैं आपको बताऊं, वो सामने वाला नशई, उसने जो मुझे प्रीमियम पे किया ना 3843 का, वो इसको भी अमोर्टाइज करेगा। नहीं आई बात समझ? जो सामने वाला बंदा है जिसने मुझसे खरीदा है, उसके लिए ओरिजिनल प्रीमियम तो था, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो थी, उसने मुझसे ये सिक्योरिटी खरीदने के लिए और एडिशनल कितने दिए?
तो वो इसको भी अमोर्टाइज करेगा, फिर वहां से उसकी अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। हमें कोई पंचायत नहीं है उसकी, हम अपनी पंचायत कर रहे हैं अभी। बात क्लियर है? अच्छा जी सर, इवन प्रीमियम पे भी रिडीम हो तब भी उसमें पोटेंशियल गेन एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई इधर देखें, इधर 1 मिनट रुकिएगा। सर कैलकुलेशन के थ्रू नहीं आ सकता कैरिंग अमाउंट, तो बेटा ये कैलकुलेशन के जरिए आया ना भाई। 1 मिनट सुनो इधर यार, ये वाली अमाउंट, जानी प्लीज इधर सुनो साहब, ये वाली अमाउंट जो 280 आई है, क्या ये मैंने खुद निकाली, कैलकुलेशन के जरिए आई है? अच्छा सॉरी, ये फेयर वैल्यू है ना 280, सही है, सॉरी ये कॉलम वो वाला ही है, सही जी। अच्छा इधर सुनिएगा, क्या मैं कह सकता हूं जानी कि 280 तो मेरी एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, तो आखिर में बचेगी भी कितनी? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 280। अब मुझे एक बात बताओ, आज इस साल के आखिर में फेयर वैल्यू भी कितनी होगी? 280। पहले बताओ, यहां तक सारे मसले क्लियर? क्लियर है? ओके जी। अच्छा जी, हमने खाली गलत जगह उसको प्लेस कर दिया था। ओके, अब मेरी बात सुने, मैंने कहा कि भाई अब हम आ गए 2022 में। पहले जल्दी से बताओ कैश कितना आया? 28,000। इंटरेस्ट इनकम कितनी आ गई? 2016 अच्छा इसमें एक चीज बता रहा हूं और भी क्लैरिटी आई, इधर देखना। इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट? 7835। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे कैरिंग अमाउंट निकालनी है तो ओपनिंग कितना था? 283,400। सर ओपनिंग था 283,400, इसमें से माइनस की 7835। प्लीज कैरिंग अमाउंट 275556 2875565। अच्छा सर क्या मैं यहां पे लिख दूं, ये आ गया 2755। अच्छा अब आपकी कैरिंग अमाउंट कम है और अब जो आपकी रिडम्पशन हो रही है वो ज्यादा पे हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जैक्ट इसका आंसर आएगा, और ये क्या हो गया? क्योंकि आपके पास कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल, तो टेक्निकली अभी मैं बताता हूं, उसको कंक्लूड करता हूं। पहले बताओ इसकी एंट्री क्या बनाऊं? इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई क्रेडिट, कितने से? 4435। अच्छा अब प्लीज मुझे एक बात बताएं, इधर सारे बच्चे देख के फोकस के साथ, सारे काम बंद पहले तो देखो, सारे काम बंद इधर देखो, मुझे इसका टोटल बताओ जल्दी से, तीनों का टोटल यही आ गया। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने पूरे सिक्योरिटी के टेन्योर में इसको बेचा नहीं तो टेक्निकली मैंने उतने ही कमाए जितने मैं अमोर्टाइज कॉस्ट में कमाता? वापस सुने, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं सिक्योरिटी को ना बेचा तो मेरे पास ना कोई एडिशनल गेन है ना लॉस है, सिर्फ मेरी वो कमाई है जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में तय की थी। और कॉन्ट्रैक्ट में जो तय की गई अमाउंट थी वो कितनी थी? आपको यकीन नहीं आता तो आप जरा यहाँ पे जाके देख लें, इसमें भी कितनी आ रही होगी। तो सर ये तो आप बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं, ये ओसीआई जो था बेटा, ओसीआई यहाँ पे आते आते क्या हो गया? जीरो हो गया। ओसीआई का बैलेंस कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि जो आपने लॉस बुक किया था आखिर में आके वो मार्केट के हिसाब से इस तरीके से एडजस्ट हुआ कि वो लॉस रिवर्स होकर क्या हो गया? जीरो। यानी इस पूरे टेन्योर में इस पूरे कॉलम को तुम ऐड करो तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। यानी क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी मैं मेच्योरिटी पे पहुंच जाऊंगा तो मेरे पास कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल, और इसकी लॉजिक दे दो प्लीज कि एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब वो रिडीम होने जा रहे हैं, अब वो किसी और को हम बेच नहीं सकते। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई इस साल के आखिर में भी मैंने सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकाली, और कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए मैंने देखा ओपनिंग कितने पे था, अमोर्टाइज कितने पे हुआ, बच इतना गया। अब क्या मुझे वाकई में इतने मिलेंगे या रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी? और रिडम्पशन वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू क्यों है? क्योंकि अब तो फेयर वैल्यू से वही होगी जो कंपनी पैसे देगी।
इसके अलावा अब तुम्हें कोई मार्केट में दूसरा बंदा प्रीमियम नहीं देगा। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है कि रिडम्पशन वैल्यू, खुदा के वास्ते सही बताना कि रिडम्पशन वैल्यू फेयर वैल्यू के इक्वल क्यों है? क्योंकि अब ये मार्केट में किसी और को बिक ही नहीं सकती, क्योंकि अब इसकी रिडम्पशन होनी है और उस वैल्यू पे होनी है जितनी सामने वाले ने एग्री की है। बात क्लियर है ये वाली? पक्की बात है। अच्छा सर, तो सर ये तो रिडम्पशन एट पार थी इसलिए, अच्छा आप एक चीज बताओ, अगर ये रिडम्पशन एट प्रीमियम होती तो यहाँ पे भी क्या बचता? प्रीमियम, और फेयर वैल्यू की क्या होती? प्रीमियम के साथ होती। बात क्लियर है? मैंने रिडम्पशन वैल्यू का है, मैंने फेस वैल्यू नहीं का है। सर अगर बिटवीन सेल करते हैं, अच्छा मैं ये भी बता दूं कि डेट सिक्योरिटीज के सेल आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ये पूरी लॉजिक्स थी जो मैंने आपको बताई है कि इस तरीके से मार्केट चलती है। अब एक एक करके मुझे बताओ ताकि मैं इसको कंक्लूड करूं। अच्छा मिशेल कह रही है सर फेयर वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू की इक्वल होगी। इधर सुनो, गलत 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 सुनो। एक सवाल आया कि सर क्या फेस वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू होगी रिडम्पशन पे? नहीं, मैं कह रहा हूं रिडम्पशन पे फेयर वैल्यू इक्वल होगी रिडम्पशन वैल्यू के। क्या अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगा वो जवाब देना। रिडम्पशन वैल्यू फेस वैल्यू हो सकती है? यस। रिडम्पशन वैल्यू एट प्रीमियम हो सकती है? रिडम्पशन वैल्यू एट डिस्काउंट हो सकती है? अच्छा, रिडम्पशन वैल्यू फेस वैल्यू कब होगी? जब पावर पे रिडीम हो जाएगा। वेरी गुड। दूसरी चीज सुनो, रिडम्पशन वैल्यू एट प्रीमियम कब होगी? जब वो रिडम्पशन किस पे हो रही होगी? रिडम्पशन वैल्यू कम कब होगी? जब डिस्काउंट पे होगी। तो उस केस में फेयर वैल्यू भी वही होगी। अगर मैं कहूं मेरी रिडम्पशन कम पे है तो आखिर में फेयर वैल्यू भी फेस वैल्यू से भी कम होगी, क्योंकि जो एग्री हुआ है वही मिलना है। तो आखिर बार मेरी तसल्ली के लिए, एडिशनल गेन कब तक मिलता है? जब तक सिक्योरिटी के मेच्योर होने में टाइम हो। तो ऐसे कोई बंदा मिल जाता है ना जिसको इंटरेस्ट खाना होता है और सेफ जगह इन्वेस्ट करना होता है, तो मैं एक सेफ जगह की इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास पड़ी होती है मैं किसी और को चुका देता हूँ। अब वो जाने और वो बंदा जाने, और अगर वो नशे रिडम्पशन पे इसको बेचने निकलेगा तो कोई एडिशनल गेन उसको नहीं मिलेगा। पहले बताओ बात समझ आ गई? सर इसकी समरी क्या है? समरी प्लीज समझिएगा। इसकी समरी ये है फोकस के साथ। ठीक है, इसमें वाली क्या था? ये किसी का मोबाइल है ना? अच्छा जी, इधर अब एक एक करके मुझे एक बात बताएं, फेयर वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू रिडम्पशन वैल्यू। अच्छा क्या हसन सही कह रहे हैं? लास्ट फेयर वैल्यू इक्वल टू किसकी होगी? चलें शुरू से। डे वन पे क्या कोई अकाउंटिंग का चेंज है? इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी? फेयर वैल्यू प्लस। अच्छा इनिशियल रिकॉग्निशन हो गई तो आप फेयर वैल्यूएशन करने के लिए पहले उसकी अमोर्टाइजेशन करेंगे। अमोर्टाइजेशन किसके हिसाब से होगी? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? वेरी गुड। अमोर्टाइजेशन जैसे भी आपने अमोर्टाइजेशन माइनस करके निकाल लेनी है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट को किस पे लेके जाओगे? फेयर वैल्यू पे। गेन कहां बुक करोगे? ओसीआई में। सवाल आता है दूसरे साल क्या करूंगा? दूसरे साल का ओपनिंग फेयर वैल्यू होगी, कैरिंग अमाउंट होगी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तीनों में फर्क रखना, ये बहुत ही अहम चीज है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ओपनिंग रखने की लॉजिक, क्योंकि उसके अंदर ओसीआई नहीं होगा। अच्छा मैंने कहा क्योंकि इंटरेस्ट तो उसी पे बुक होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ है, ऐसा ही है। आगे सुने। फिर मैंने कहा जैसे ही मैंने ओपनिंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, फिर इस पे इनकम बुक की, फिर कुछ अमोर्टाइजेशन आई। अब क्लोजिंग जो होगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाली वही कैरिंग अमाउंट होगी। आप लास्ट फेयर वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे? अमोर्टाइजेशन। आपको क्या मिल जाएगी? कैरिंग अमाउंट। फिर इस कैरिंग अमाउंट को यहां रहने दो या इसको भी किस पे ले जाऊं? या तो गेन आएगा, कहां पार्क करेंगे? ओसीआई में। फिर आखिरी बात, अगले साल का ओपनिंग फेयर वैल्यू रखूं, कैरिंग अमाउंट रखूं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? कॉन्ट्रैक्ट अलग चलेगा, फेयर वैल्यूएशन अलग चलेगी। आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ओपनिंग रखा, उस ओपनिंग पे फिर इंटरेस्ट चार्ज किया, फिर अमोर्टाइजेशन बुक की, फिर क्या निकालेंगे? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट निकालेंगे कैसे? लास्ट फेयर वैल्यू माइनस अमोर्टाइजेशन इक्वल टू योर कैरिंग अमाउंट। अब मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, ये जो आपने कैरिंग अमाउंट निकाली है, अगर मैं अज्यूम करूं ये आखिर पे आ चुका हूं मैं, इस दिन अगर एग्जामिनर आपको फेयर वैल्यू ना बताए तो क्या आपको पता है कौन सी वैल्यू होगी? रिडेम्पशन वैल्यू होगी। तो रिडेम्पशन वैल्यू इक्वल क्यों होगी? क्योंकि मेरे पास कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल
अब जो पैसा है वो कंपनी से ही मिलेगा, दैट्स इट। क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आखिर में मेरे सारे गेन और लॉसेस का इम्पैक्ट जीरो हो जाएगा? सिर्फ वो कमाऊंगा जो कहाँ तय हुआ था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। क्या ये उसी की निशानदेही है? पक्की बात है। क्या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू टू ओसीआई में फर्क समझ आया? ये आखिरी लाइन कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? नहीं की तो कर लें जल्दी से 2 मिनट में। कर लिए कॉपी? चलिए जी, तो फिर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं फेयर वैल्यू टू ओसीआई का। क्या टाइम हो गया? मर जाओ कलमा पढ़ के। आएगा आएगा, सवाल करना बंगी, समझा ही नहीं था कुछ और इधर। हाँ जी भाई, ऑनलाइन में तो क्लियर ही है। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल किया, सुनो सवाल, सुनो सवाल कि सर ऐसे तो हर कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकती है और पीएनएल पे। मैंने कहा बेटा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे तुम हम क्या नजूमी, हमें पता है कि गेन नहीं आएगा, अगर लॉस आ गया तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तभी तो हम कहते हैं कि दिस इज नॉट सर्टेन। पर आपने एक बार एक चुनौती को पिक किया, फिर किबला वही होना चाहिए। सही है जी। अच्छा, क्या अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू टू ओसीआई में फर्क समझ आ गया? पक्की बात है। एक सवाल कर लेते हैं प्रश्न। सही जी, इतनी तो एनर्जी है तुम में। होमवर्क पक्का करके आओगे और क्विज भी करोगे? क्विज सही है ना यार? क्विज प्लीज। सही जी, एक होमवर्क हो गया, एक क्विज हो गई। क्विज वाला कल तो बेटा वो कल चली गई ना। तो आज 2 हो जाएंगे ना। अच्छा अच्छा, अच्छा एक बच्चे ने पूछा क्या सर आप कंडीशन तो बता दें, कंडीशन तो बता दें कब कौन सा आएगा, क्या मैंने सिखाई है? वो बाद में सीखेंगे, पहले अकाउंटिंग सीख रहे हैं। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। हम ना ऐसी कोई होशियारी नहीं हो रही है, आज होमवर्क भी मिलेगा, क्विज भी मिलेगा। चले जी। अच्छा, होमवर्क नहीं था, क्विज दे रहा हूँ, उसी के अंदर डाल दूंगा। एग्री भी हो रहे हो? उसी के अंदर डाल दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।